नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग भाई लोगों, राम राम सा। एमसीबी एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की नदियां, राजस्थान का अपवाह तंत्र, रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान। आज पढ़ेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। आइए दोस्तों वीडियो क्लास प्रारंभ करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र आज का अपना प्रमुख विषय है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र ये राजस्थान का तीसरा अपवाह तंत्र है भाई, अध्ययन की दृष्टि से। अपना मेन टॉपिक है रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान। ये दोस्तों अपना मुख्य विषय है पढ़ने का, जिस बिंदु पर हम लगातार अध्ययन कर रहे हैं पिछले कई दिनों से। राजस्थान का अपवाह तंत्र या रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान या ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान, इसे हिंदी में कहा जाता है दोस्तों अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र या नदियों का चैप्टर बोल सकते हो आप इसे, यानी राजस्थान की नदियां। ये अपना मुख्य विषय है। ठीक है दोस्तों, रिवर सिस्टम ऑफ राजस्थान, राजस्थान का अपवाह तंत्र या राजस्थान की नदियां पढ़ रहे हैं, या यह अपना अध्ययन का महत्वपूर्ण बिंदु चल रहा है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को तीन भागों में बांट रखा है। एक आंतरिक अपवाह तंत्र, अरब सागर का अपवाह तंत्र और बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। दो अपवाह तंत्र पढ़ चुके हैं। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की आज शुरुआत की जा रही है। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का 23% है भाई। पूछ लिया जाए कि राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की हिस्सेदारी बताइए, तो इसकी हिस्सेदारी है भाई 23%। राजस्थान का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है आंतरिक अपवाह तंत्र, जिसमें लगभग 60% हिस्सा उसी का है। और जो सबसे छोटा अपवाह तंत्र है वह है अरब सागर का अपवाह तंत्र। केवल 17% भाग आता है अरब सागर के अपवाह तंत्र में। तो इस प्रकार दोस्तों राजस्थान के अपवाह तंत्र को इन तीन भागों में बांटा गया है। बंगाल की खाड़ी में है 23% हिस्सेदारी, अरब सागर में है 17%, और जो शेष 60% है और जो सबसे ज्यादा है वो है दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र का मतलब क्या है? राजस्थान की ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाए, उसे कहा जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र तो जानते हो ना दोस्तों। जैसे मान लीजिए यहां समझाता हूं तुम्हें, थोड़ा सा देख लीजिए, ध्यान देखें। जैसे ये अपनी प्रायद्वीपीय भारत की संरचना है, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत की संरचना में दोस्तों कुछ नदियां तो ऐसी है जो इधर बंगाल की खाड़ी में ले जाती है अपना जल। ये वाला जो हिस्सा है प्रायद्वीपीय भारत का, ये है बंगाल की खाड़ी। इधर वाला भाग है दोस्तों अरब सागर। अरब सागर यहां ऊपर है दोस्तों खंबात की खाड़ी, यहां है कच्छ की खाड़ी, और जो ये वाला जो एरिया है दोस्तों ये है कच्छ का रण। कच्छ का रण, पश्चिमी बनास नदी, लूणी नदी, ये कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। और जो नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, वो अपना जल दोस्तों इधर अरब सागर में डालती है, ऐसे पश्चिमी तट की ओर बहती हुई। और जो साबरमती नदी है, माही नदी है, वे अपना जल डालती है दोस्तों इस खंबात की खाड़ी में। बाकी की जो नदियां हैं दोस्तों इधर पूर्व की ओर बहती है, जैसे मुख्य रूप से गंगा नदी हो गई, महानदी हो गई, गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, कावेरी नदी हो गई। ये नदियां दोस्तों अपना जल बंगाल की खाड़ी में डालती है। तो इस प्रकार दोस्तों मुहाने के आधार पर भारत के अपवाह तंत्र को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक अरब सागर का अपवाह तंत्र। वे नदियां जो अपने जल को अरब सागर में ले जाती हैं, अरब सागर के अपवाह तंत्र में शामिल है, और वे नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की तरफ ले जाती हैं, बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में शामिल है। ये दो अपवाह तंत्र दोस्तों मुख्य रूप से भारत के हैं मुहाने के आधार पर। उद्गम स्थल के आधार पर अलग है। भारत में उद्गम स्थल के आधार पर अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटा गया है।
एक तो हिमालय का अपवाह तंत्र और दूसरा है प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। ऐसी नदियां जो हिमालय से निकलती हैं उसे हिमालय के अपवाह तंत्र में शामिल करते हैं। जैसे तुम्हें उदाहरण के लिए मैं बताऊं, गंगा नदी हो गई, सिंधु नदी हो गई, उसकी पंचनद हो गई, यमुना हो गई, ये हिमालय के अपवाह तंत्र की नदियां मानी जाती हैं। और जो दोस्तों दक्षिण से निकलती है, जैसे महानदी हो गई, सोन नदी हो गई, नर्मदा नदी हो गई, ये गोदावरी नदी हो गई, कृष्णा नदी हो गई, साबरमती नदी हो गई, माही नदी हो गई, ये सभी नदियां दोस्तों प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं या प्रायद्वीपीय भारत के पठारी भागों से निकलती है, इसमें मौजूद खंड पर्वतों से निकलती है। इसलिए इन सभी नदियों को दोस्तों अपन प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र की नदियां मानते हैं। तो भारत के अपवाह तंत्र को दोस्तों दो प्रकार से पढ़ा जा सकता है। एक तो उद्गम स्थल के आधार पर, जिसमें हिमालय की नदियां पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय भारत की नदियां पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ने का प्रकार है दोस्तों मुहाने के आधार पर। मुहाने के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र और एक अरब सागर का अपवाह तंत्र। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान के अपवाह तंत्र का भी बंटवारा किया गया है या राजस्थान के अपवाह तंत्र का भी वर्गीकरण किया गया है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को दोस्तों मुहाने के आधार पर बांटा गया है और इसे दोस्तों तीन भागों में बांटा गया है। कुछ नदियां अपना जल दोस्तों बंगाल की खाड़ी में लेके जाती हैं। भाई राजस्थान से उठ के तो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में जाने से रही, लेकिन राजस्थान से निकलकर ऐसी नदी में जाके मिल जाती है जिसका जल किसी ना किसी नदी में मिलकर बंगाल की खाड़ी तक पहुंच जाता है और ऐसे ही किसी ना किसी नदी में मिलकर दोस्तों अरब सागर में पहुंच जाता है। तो राजस्थान में भी दोस्तों जिन तीन भागों में बांटा गया उनमें से एक तो बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है, यानी इसमें जल ले जाने वाली नदियां पड़ते हैं। एक पड़ते हैं दोस्तों अरब सागर की नदियां जो अरब सागर में अपना जल ले जाती हैं, और एक दोस्तों ऐसी नदियां हैं जो अपना जल न तो बंगाल की खाड़ी में ले जाती है ना अरब सागर में ले जा पाती है, और ऐसी नदियां दोस्तों देश के आंतरिक भागों में विलुप्त हो जाती हैं, जैसे घग्गर नदी, कांतली नदी, बाणगंगा नदी, रूपारेल नदी, साबी नदी, खारी नदी, खंडेला नदी, रूपनगढ़ नदी, मेंढा नदी या मेंधा नदी या काकने नदी। ये दोस्तों राजस्थान में आंतरिक अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियां हैं। ठीक है, और तीनों अपवाह तंत्रों में सबसे बड़ा भाग दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र का ही है। दूसरा भाग राजस्थान में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है और तीसरा दोस्तों अरब सागर के अपवाह तंत्र का है, जिसका प्रतिशत मैंने आपको अभी अभी बताया है कि राजस्थान की 23% नदियां बंगाल की खाड़ी में जाती हैं, राजस्थान की 60% नदियां आंतरिक अपवाह तंत्र की हैं और राजस्थान की 17% नदियां अरब सागर के अपवाह तंत्र में शामिल की जाती हैं। तो दो दोस्तों अपन पढ़ चुके हैं, एक तो अरब सागर का अपवाह तंत्र और एक पढ़ चुके हैं दोस्तों आंतरिक अपवाह तंत्र। आज पढ़ेंगे दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। ऐसी नदियां जो अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाएं, उन सभी नदियों के बारे में पढ़ेंगे। आज का तो दोस्तों महत्वपूर्ण बिंदु है, या आज का जो दोस्तों बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है या मेरी आपको सलाह है कि इस टॉपिक को ध्यान देकर पढ़े, वीडियो के अंत तक बने रहे ताकि आपके सभी प्रकार के कंटेंट क्लियर हो जाए। आइए दोस्तों बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की प्रमुख नदी पढ़ते हैं, या जो सर्व प्रमुख नदी है वो पढ़ते हैं। उसका नाम है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी ये राजस्थान की महत्वपूर्ण नदी है भाई, ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। पूछ ले आपसे कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। एक तो क्वेश्चन आता दोस्तों बड़ी नदी का, एक क्वेश्चन आता दोस्तों लंबी नदी का। जैसे विश्व स्तर पर, भारत के स्तर पर और राजस्थान के स्तर पर, तीनों लेवल में दोस्तों इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करवा देता हूं मैं। दुनिया की या विश्व की या संसार की सबसे लंबी नदी है नील नदी, जो अफ्रीका महाद्वीप में बहती है। तो सबसे लंबी नदी पूछी जाए यदि विश्व की, तो हम नील नदी आंसर देते हैं। लेकिन यहां ध्यान देना दोस्तों, थोड़ी सी प्रकृति चेंज की जा रही है क्वेश्चन की। अब की बार क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी बताइए, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी में आ जाती है दोस्तों अमेजन नदी, जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में बहती है। समझ रहे हो, विश्व की सबसे बड़ी नदी तो है अमेजन, सबसे लंबी नदी है नील नदी।
ऐसे ही भारत की सबसे लंबी नदी तो है गंगा और भारत की सबसे बड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे बड़ी नदी तो कौन सी है? ब्रह्मपुत्र। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। ऐसे ही दोस्तों राजस्थान में भी क्वेश्चन बनता है। राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है चंबल नदी और राजस्थान की दोस्तों सबसे लंबी नदी है बनास नदी। कौन सी है भाई? बनास नदी। दोस्तों लंबी नदी में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और बड़ी नदी में क्या क्वेश्चन देखा जाता है? लंबी नदी में दोस्तों केवल नदी की लंबाई देखी जाती है, केवल नदी की लंबाई देखी जाती है और जिस भू क्षेत्र के बारे में पूछा जा रहा है उस भू क्षेत्र में दोस्तों उसकी लंबाई देखी जाती है। जैसे भारत में सबसे लंबी नदी गंगा ही है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की ही लंबाई है भारत के अंदर, भारत के भू क्षेत्र के अंदर, कि भारत के अंदर से निकलकर भारत के अंदर लास्ट वाले भाग तक जो सबसे लंबी नदी है वो गंगा ही है दोस्तों, 2525 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे लंबी नदी नहीं मानी जाती क्योंकि ब्रह्मपुत्र नदी की हालांकि लंबाई तो 2900 किलोमीटर है। भारत में से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी तो बता सकते हैं, लेकिन इसे भारत की सबसे लंबी नदी नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई केवल भारत में 916 किलोमीटर ही है और गंगा की केवल भारत में 2525 किलोमीटर है। इस प्रकार गंगा को भारत की सबसे लंबी नदी माना जाता है और ब्रह्मपुत्र को नहीं माना जाता। अब ब्रह्मपुत्र को बड़ी नदी क्यों माना जाता है भाई? गंगा को क्यों नहीं माना जाता? ब्रह्मपुत्र को इसलिए बड़ी नदी माना जाता है कि यदि नदी का टोटल अपवाह क्षेत्र देखा जाए, केवल मुख्य नदी नहीं, उसमें यदि सहायक नदियां भी आकर गिरती है, उन सभी का दोस्तों यदि एरिया को शामिल कर लिया जाए ना तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल नदी द्रोणी का जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है वो दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी का आता है। ऐसे ही पूरे विश्व में दोस्तों सबसे ज्यादा क्षेत्रफल, सबसे ज्यादा अपवाह क्षेत्रफल, सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम अमेजन नदी का आता है। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेजन को कहते हैं, भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र को कहते हैं और राजस्थान की दोस्तों सबसे बड़ी नदी चंबल को कहते हैं। वैसे पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की सबसे लंबी नदी बनास है, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है और विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। तो देखें राजस्थान की सबसे बड़ी नदी बताइए, चंबल नदी है। दूसरा क्वेश्चन, चंबल नदी के उपनाम बताइए। चंबल नदी के उपनाम कई सारी एग्जाम्स में दोस्तों यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। मुख्य रूप से दोस्तों चंबल नदी के 3 उपनाम है भाई। कितने उपनाम है? 3 उपनाम है। सबसे पहले तो इसे चर्मणवती नदी कहते हैं भाई। पूछ ले आपसे, राजस्थान में चर्मणवती नदी किसे कहा जाता है? चंबल से ही चर्मणवती बना है। इसलिए दोस्तों आप थोड़ा बहुत मेल मिलाप भी कर सकते हो इससे कि शब्द का अर्थ या शब्दार्थ या शब्द का जो पर्याय है वो लगभग मिल रहा है। तो चर्मणवती नदी के नाम से चंबल नदी को जाना जाता है। ऐसे जैसे बनास है तो बनास को वर्णासा कहते हैं या बरनासा कहते हैं, तो बनास को बरनासा कहा जाता है या बनास नदी को वर्णासा या वन की आशा कहा जाता है। उसी प्रकार चंबल को चर्मणवती नदी के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, इसे दोस्तों राजस्थान की कामधेनु नदी कहते हैं भाई। आपसे पूछ ले, राजस्थान की कामधेनु नदी किसे कहते हैं? कामधेनु नदी इसलिए कहते हैं क्योंकि दोस्तों यह 12मासी नदी है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जल लाने वाली जो नदी है वो दोस्तों चंबल नदी है, इसीलिए इसे राजस्थान की कामधेनु नदी कहते हैं, राजस्थान की 12मासी नदी कहते हैं या राजस्थान की नित्यवाही नदी कहते हैं। दोस्तों 12मासी और नित्यवाही नदियों का क्या अर्थ है? ज्यादातर दोस्तों उन्हीं नदियों में वर्ष भर जल बहता रहता है जिनमें जल का स्रोत वर्षा भी हो और साथ में दोस्तों हिमजल भी हो, वर्षा भी हो और हिमजल भी हो, यानी बर्फ का जल भी पिघल कर आता रहे, मानसून के दौरान वर्षा का जल भी उनमें आता रहे। तो दोस्तों ये नदियां वर्ष भर बहती रहती हैं। जैसे हिमालय से निकलने वाली ज्यादातर जो नदियां होती हैं वो वर्ष भर बहने वाली नदी होती है, नित्यवाही नदियां होती है या 12मासी नदियां होती है। इसके प्रतिकूल प्रायद्वीपीय भारत से जो नदियां निकलती है वो केवल दोस्तों मानसून काल के दौरान ही बहती है। तो यदि आपसे पूछ ले जाए कि राजस्थान की 12मासी नदी किसे कहा जाता है? चंबल नदी को कहा जाता है। चंबल के अलावा दोस्तों जो माही नदी है जो दक्षिणी राजस्थान में बहती है
वह नदी भी दोस्तों राजस्थान की 12मासी नदी मानी जाती है, यानी उसमें भी वर्ष भर जल बहता रहता है। तो राजस्थान में 2 नदियां हैं नित्यवाही नदियां या 12मासी नदियां, एक तो चंबल और दूसरी बनास। बाकी की जो नदियां हैं दोस्तों वो केवल मानसून काल में बहती है, यानी वर्षा काल के दौरान ही उनमें बहाव देखने को मिलता है, बाकी समय में वो शुष्क रहती है या सूखी रहती है या आधे भाग में जल भरा रहता है। अब इसे कामधेनु नदी क्यों कहा गया भाई, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कामधेनु क्यों कहा गया, देखिए राजस्थान में वैसे दोस्तों कामधेनु एक गाय की नस्ल है भाई। कौन से पशुधन की नस्ल है, गाय की नस्ल है। यदि आप राजस्थान में जानते हो तो राजस्थान में दोस्तों एक राठी नस्ल की गाय है भाई। कौन सी नस्ल की गाय है, राठी नस्ल की गाय, राठी। इस राठी नस्ल की गाय को ही दोस्तों राजस्थान में कामधेनु गाय के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में कामधेनु किसे कहते हैं। यदि नदियों के नाम आ जाए, चंबल को कहते हैं, बनास को कहते हैं, माही को कहते हैं, साबरमती को कहते हैं, तब तो आपको जवाब दे देना कि भाई चंबल को कामधेनु नदी कहते हैं। लेकिन आपसे पूछ ले राजस्थान में कामधेनु किसे कहते हैं, उसमें दोस्तों यदि गायों के नाम आ जाए, जैसे आपसे पूछ ले राठी नस्ल की गाय पूछ ले, नागौरी नस्ल की गाय पूछ ले, कांग्रेस नस्ल की गाय पूछ ले, अरे ये बात समझ में, तो ऐसे दोस्तों राठी नस्ल की गाय को राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। और ये राठी नस्ल की गाय पूरे राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध देती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल कौन सी है भाई, राठी नस्ल। ठीक है, राठी नस्ल राजस्थान के 2 जिलों में पाई जाती है भाई मुख्य रूप से, एक तो गंगानगर और एक हनुमानगढ़। उत्तरी राजस्थान में पाई जाती है ये गाय की नस्ल। राजस्थान के गंगानगर और हनुमानगढ़ में दोस्तों राठी नस्ल की गाय पाई जाती है जो सबसे ज्यादा दूध देती है। राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल का नाम बताओ, राठी नस्ल है वो। ध्यान रखना दोस्तों, ये जो राठी नस्ल की गाय है वो 2 गायों के मिश्रण से बनी हुई है दोस्तों, एक तो लाल सिंधी और एक साहीवाल। लाल सिंधी और साहीवाल के मिश्रण से, लाल सिंधी और साहीवाल नस्ल की गायों के मिश्रण से जो गाय की नस्ल तैयार की गई है उसी को दोस्तों राठी नस्ल की गाय कहते हैं। बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राठी नस्ल की गाय कौन सी गायों के मिश्रण से बनी है। इसमें एक तो लाल सिंधी गाय को शामिल किया जाता है और एक साहीवाल नस्ल की गाय को शामिल किया जाता है। दूसरी बात, ये जो राठी नस्ल की गाय है दोस्तों, इसका प्रजनन केंद्र यदि आपसे पूछ लिया जाए तो राजस्थान में दोस्तों नौहर स्थान, और नौहर हनुमानगढ़ में है भाई। नौहर कहां पर है, हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ के इस नौहर स्थान पर राठी गाय का प्रजनन केंद्र है भाई। पूछ लिया जाए राजस्थान में राठी गाय की नस्ल का प्रजनन केंद्र कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़। तो आगे ही बात समझ में दोस्तों, जिस प्रकार से सबसे ज्यादा दूध देती है ये राठी नस्ल की गाय, इसीलिए इसे राजस्थान की कामधेनु गाय कहते हैं। तो इसी की तुलना की गई है दोस्तों इस चंबल नदी से। चंबल नदी राजस्थान को सबसे ज्यादा जल प्रदान करती है, या राजस्थान में सबसे ज्यादा जल लाने वाली नदी है ये चंबल नदी, इसीलिए इसे राजस्थान की कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये इसके उपनाम है। चंबल राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल को चर्मणवती नदी कहा जाता है, इसे राजस्थान की कामधेनु नदी कहा जाता है, राजस्थान की 12मासी या नित्यवाही नदी कहा जाता है। राजस्थान की 12मासी या नित्यवाही दूसरी नदी है दोस्तों माही नदी, जो दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा डूंगरपुर में बहती है, या इसका कुछ अपवाह क्षेत्र प्रतापगढ़ में भी देखने को मिलता है। प्रतापगढ़ में माही नदी के प्रवाह क्षेत्र को काठल का मैदान कहते हैं भाई। किसका मैदान कहते हैं, काठल का मैदान। अब देखिए दोस्तों, इस चंबल नदी के बारे में डिटेल से देखते हैं। पढ़ने का तरीका वही है दोस्तों, मानचित्र के माध्यम से या मैप के माध्यम से। देखिए दोस्तों, यह है अपना राजस्थान, मारो रंगीलो राजस्थान, धरती धोरारी, सुरंगो राजस्थान, रंगीलो राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यह अपना राजस्थान है। राजस्थान में दोस्तों ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी का उद्गम देखते हैं। सबसे पहले नदी का उद्गम ही देखते हैं दोस्तों, उपनाम के अलावा उद्गम स्थान ही देखा जाता है। चंबल नदी का उद्गम दोस्तों यहां से होता है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में। यहां दोस्तों एक पहाड़ी है भाई, इस पहाड़ी का नाम है दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला। इस पहाड़ी का क्या नाम है, विंध्याचल पर्वतमाला भाई, विंध्याचल।
विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों आपकी चंबल नदी। विंध्याचल पर्वतमाला में है दोस्तों जाना पाव की पहाड़ी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जाना पाव की पहाड़ी। इस जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है दोस्तों आपकी चंबल नदी। पूछ लिया जाए राजस्थान में चंबल नदी का उद्गम कहां से होता है? विंध्याचल पर्वतों से होता है और जाना पाव की पहाड़ी से होता है। विंध्याचल पर्वतों के बारे में देखिए सबसे पहले, जैसे मान लीजिए ये अपना भारत है दोस्तों, इस भारत के बीच वाले भाग में दोस्तों यहां ये जो पर्वत श्रृंखला देखने को मिलती है ना, इसी को विंध्याचल पर्वतमाला कहा जाता है। भारत में दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला गुजरात राज्य में है, मध्य प्रदेश राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है, बिहार राज्य में देखने को मिलती है। मुख्य रूप से इन्हीं राज्यों में दोस्तों विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है या फैलाव है। इस विंध्याचल पर्वतमाला को, ये विंध्याचल पर्वतमाला की एक सबसे खास विशेषता यह है कि दोस्तों यह पर्वतमाला उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। पूछ लिया जाएगा ये क्वेश्चन है कि उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करने वाली पर्वतमाला कौन सी है? दोस्तों यह विंध्याचल पर्वतमाला है। विंध्याचल पर्वतमाला जिस प्रकार उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है, उसी प्रकार दोस्तों कर्क रेखा भी भारत को दो भागों में बांटती है, यानी उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग उष्णकटिबंध में आता है और कर्क रेखा के नीचे वाला भाग दोस्तों, दोबारा बताता हूं, मैं थोड़ा गलत बता दिया मैंने। कर्क रेखा के ऊपर वाला भाग तो आता है दोस्तों शीतोष्ण कटिबंध में और कर्क रेखा के नीचे वाला भाग आता है उष्ण कटिबंध में, और अपना संपूर्ण भारत आता है दोस्तों जलवायु की दृष्टि से उपोष्ण कटिबंध में। उष्ण और शीतोष्ण को मिलाकर कहा जाता है उपोष्ण कटिबंध। तो ये जिस प्रकार कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है, उस प्रकार ये विंध्याचल पर्वतमाला भी दोस्तों भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है दोस्तों सद्भावना चोटी। कौन सी है भाई? सद्भावना चोटी, जिसे गॉडविल पीक के नाम से भी जाना जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला की एक विशेष बात ध्यान रखना, विंध्याचल पर्वतमाला के कई क्षेत्रीय उपनाम आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे इसे गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में स्पेशल रूप से विंध्याचल कहा जाता है। इस पर्वतमाला को केवल गुजरात और पश्चिमी मध्य प्रदेश में विंध्याचल कहा जाता है, जबकि दोस्तों इसे बिहार राज्य में या पश्चिमी बिहार में इसे कैमूर के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए विंध्याचल पर्वतमाला को कौन से राज्य में कैमूर की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी बिहार राज्य में जाना जाता है। और यदि आपसे पूछ ले कि मध्य प्रदेश राज्य में यानी पूर्वी मध्य प्रदेश राज्य में इस विंध्याचल पर्वतमाला को किस नाम से जाना जाता है? भानेधर के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला का सबसे मोस्ट क्वेश्चन, विंध्याचल पर्वतमाला किस प्रकार से पत्थर से बनी हुई है? यह दोस्तों चूना पत्थर से निर्मित एक पर्वतमाला है। इसी पर्वतमाला से निकलकर दोस्तों इधर उत्तर की ओर बहती है ये आपकी चंबल नदी। तो इसी विंध्याचल पर्वत श्रेणी की एक पहाड़ी है जाना पाव की पहाड़ी, यहां से निकलती है दोस्तों आपकी चंबल नदी। अब ध्यान दें, विंध्याचल पर्वतमाला में जाना पाव की पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। इस प्रकार देखिए दोस्तों, यहां से ये नदी निकलना प्रारंभ करती है, यहां से इस प्रकार बहती है दोस्तों, ये चंबल नदी है आपकी। ठीक है दोस्तों, ये चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र है दोस्तों, ये इस प्रकार से बहती है दोस्तों ये नदी। ये है दोस्तों चंबल नदी आपकी। इस जाना पाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये दोस्तों राजस्थान की तरफ बहती है, मेवाड़ पठार से बहती है दोस्तों मुख्य रूप से ये चंबल नदी। ठीक है, और ये चंबल नदी दोस्तों इधर उत्तर की ओर चली जाती है, यानी मध्य प्रदेश से निकलती है। ये कहां से निकलती है भाई? मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में बहती है और राजस्थान के बाद में उत्तर प्रदेश में चली जाती है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों इधर से नदी आ रही है यमुना। कौन सी आ रही है भाई? यमुना। ये यमुना चंबल से थोड़ी बड़ी नदी है, जो भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है, या गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसी नदी में दोस्तों चंबल अपना जल डाल देती है। चंबल दोस्तों जिस स्थान पे यमुना नदी में जाके मिल जाती है, उस स्थान का नाम है इटावा। क्या नाम है भाई? इटावा। इस इटावा स्थान पर दोस्तों चंबल नदी अपना मुहाना बनाती है या संगम बनाती है। चंबल नदी का उद्गम तो है विंध्याचल पहाड़ियों में जाना पाव की पहाड़ी, मध्य प्रदेश में बहती है, राजस्थान में बहती है, और ये उत्तर प्रदेश में जाकर उत्तर प्रदेश के इटावा नगर के निकट यह नदी दोस्तों यमुना नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी में मिल जाती है भाई?
यमुना नदी में, और यमुना नदी भारत के उत्तराखंड राज्य के यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। और यह नदी दोस्तों उत्तर प्रदेश में जाके इलाहाबाद, जिसे वर्तमान में प्रयागराज कहा जाता है, उस प्रयागराज स्थान पे दोस्तों यह नदी गंगा में जाके मिल जाती है। यमुना नदी गंगा में जिस स्थान पे जाके मिलती है, जैसे ये बड़ी नदी आ रही है भारत की, जो सबसे लंबी नदी है, इसमें जाके संगम होता है दोस्तों इस यमुना नदी का। यमुना नदी जिस स्थान पे जाके गंगा में मिलती है उस स्थान का नाम है दोस्तों प्रयागराज। क्या नाम है भाई? प्रयागराज, जिसे पूर्व में इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। अब देखें दोस्तों, उद्गम स्थल भी हो गया, मुहाना भी हो गया। चंबल का उद्गम जाना पाव की पहाड़ी, चंबल का मुहाना हो गया दोस्तों इटावा, उत्तर प्रदेश। अब चंबल नदी का प्रवाह क्षेत्र देखिए भाई, चंबल नदी कहां कहां बहती है। मध्य प्रदेश से निकलकर ये राजस्थान में बहती है। राजस्थान के दोस्तों 6 जिलों में बहती है। चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? 6 जिलों में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, चंबल नदी के बारे में पूछ लिया जाए, चंबल नदी राजस्थान के कितने जिलों में बहती है? चंबल नदी राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। बहुत सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है दोस्तों, चंबल राजस्थान के 6 जिलों में बहती है। जिन 6 जिलों में बहती है उनका नाम देखिए आप। चंबल नदी का राजस्थान में सबसे पहले दोस्तों एंट्री पॉइंट, या इसे हम प्रवेश भी कह सकते हैं, यह है दोस्तों 84गढ़ स्थान। कौन से स्थान से लेती है? 84गढ़ स्थान से, जो चित्तौड़गढ़ जिले में है भाई। चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ स्थान से चंबल नदी पहली बार राजस्थान में प्रवेश करती है। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद में यह नदी दोस्तों कोटा में बहती है भाई। कौन से जिले में बहती है? कोटा जिले में। कोटा और कोटा के साथ साथ दोस्तों ये राजस्थान के बूंदी जिले में भी बहती है, यानी कोटा और बूंदी के बीच में दोस्तों सीमा बनाती है, इसलिए मैंने बीच में चंबल निकाली है और दोनों साइड में कोटा और बूंदी लिखा है। पूछा जाता है राजस्थान की उस नदी का नाम बताइए जो कोटा और बूंदी जिलों के बीच में सीमा का निर्माण करती है, या कोटा और बूंदी के सीमा क्षेत्रों में बहती है, उसका नाम है दोस्तों चंबल नदी। चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से लेती है? चित्तौड़गढ़ जिले के 84गढ़ स्थान से। तो दोस्तों पहली बात तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में ही बह गई, चित्तौड़गढ़, दूसरा कोटा, तीसरा बूंदी, और चौथा है दोस्तों डांग क्षेत्र। ये डांग क्षेत्र में बहती है भाई ये नदी। डांग क्षेत्र में राजस्थान के 3 जिले आते हैं भाई। कितने जिले आते हैं? 3 जिले। एक तो है सवाई माधोपुर, एक है करौली, और एक है भाई धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर, इन तीनों को सम्मिलित रूप से डांग क्षेत्र कहा जाता है, या डाकुओं का क्षेत्र कहा जाता है भाई। और इसमें डांग की रानी कहा जाता है भाई करौली जिले को। क्वेश्चन पूछा जाता है राजस्थान में डांग की रानी किसे कहते हैं? करौली जिले को कहते हैं। पहले ही बता चुका हूं मैं आपको कि करौली जिले में यादव वंश की कुल देवी है। करौली एकमात्र यादव रियासत थी राजस्थान की। पूछ लिया जाए राजस्थान की यादव रियासत कौन सी थी? करौली। तो इस करौली में यादव वंश की कुल देवी का मंदिर है भाई केला देवी माता का, और उस केला देवी माता को ही राजस्थान में डांग की रानी कहा जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों राजस्थान के इन 6 जिलों में प्रवाह करती है कौन सी नदी? चंबल नदी। कौन कौन से में? पहला जिला चित्तौड़गढ़, दूसरा जिला कोटा, तीसरा बारां, चौथा दोस्तों डांग क्षेत्र। ध्यान रख लेना, अब डांग क्षेत्र के 3 जिले ध्यान रख लेना, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो 3 और 3 ये 6 जिले हो गए। इनमें मुख्य क्वेश्चन क्या ध्यान रखना है आपको? चंबल नदी राजस्थान में कौन से जिले से प्रवेश करती है भाई? चित्तौड़गढ़ जिले से प्रवेश करती है। और चित्तौड़गढ़ में कहां से प्रवेश करती है? 84गढ़ स्थान से प्रवेश करती है। राजस्थान में कोटा और बूंदी के सीमा क्षेत्रों में बहने वाली मुख्य नदी कौन सी है भाई? चंबल नदी है। राजस्थान की उस नदी का नाम बताइए जो डांग क्षेत्र में बहती है? चंबल नदी बहती है दोस्तों। डांग की रानी किसे कहा जाता है? करौली जिले को कहते हैं। डांग क्षेत्र में राजस्थान के कितने जिले आते हैं? 3 जिले आते हैं, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। आपसे पूछ ले डांग क्षेत्र क्या है? राजस्थान में दोस्तों जो डाकुओं का निवास क्षेत्र है उसे डांग क्षेत्र कहा जाता है। यहां पर चंबल नदी सबसे ज्यादा बीहड़ों का निर्माण करती है या उत्खात भूमि का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, आपसे पूछ लें राजस्थान में क्या सबसे पहले तो चंबल नदी की टोटल लंबाई बताइए आप कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है?
चंबल नदी की लंबाई में दोस्तों दो आंकड़े आपको ध्यान रखने हैं। पहला आंकड़ा ध्यान रखना 1051 किलोमीटर, 1051 किलोमीटर। वर्तमान समय में चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर मानी जाती है। यदि दोस्तों अपन पुराना आंकड़ा देखें कि पहले चंबल नदी की लंबाई कितनी मानी जाती थी, पहले मानी जाती थी दोस्तों 966 किलोमीटर। केवल कितनी मानी जाती थी भाई? 966 किलोमीटर। चंबल नदी की लंबाई के बारे में दोनों कंटेंट ध्यान रखें। चंबल नदी की नवीनतम लंबाई 1051 किलोमीटर है। चंबल नदी की जो पुरानी लंबाई है वो 966 किलोमीटर मानी जाती थी। वर्तमान आंकड़ों का आप ध्यान रखना, यही क्वेश्चन वर्तमान में पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन दोस्तों वर्तमान में मान्य होते हैं कि वर्तमान में चंबल नदी की लंबाई बताइए 1051 किलोमीटर। ये दोस्तों उद्गम स्थल से लेकर मुहाने तक की लंबाई है। जिस स्थान से चंबल नदी निकलती है जानापाव की पहाड़ी से और जहां इटावा में जाके ये यमुना में समाप्त हो जाती है ना, ये पूरी लंबाई है दोस्तों 1051 किलोमीटर। तो आपसे राजस्थान में लंबाई का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान में चंबल नदी की आप लंबाई बताइए। राजस्थान में दोस्तों चंबल नदी की लंबाई है 322 किलोमीटर, 322 किलोमीटर। ये दोस्तों न्यू आंकड़ा है, नए आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में चंबल नदी 322 किलोमीटर बहती है और पुराने आंकड़ों के हिसाब से दोस्तों केवल 135 किलोमीटर बहती थी। पुराने आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान में कितने किलोमीटर बहती थी? 135 किलोमीटर। दोबारा समझाता हूं, ध्यान देके पढ़े। पहले चंबल नदी की कुल लंबाई 966 किलोमीटर मानी जाती थी और पहले राजस्थान में 135 किलोमीटर चंबल नदी बहती थी। वर्तमान आंकड़ों के अनुसार या नवीनतम आंकड़ों के अनुसार चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर मानी जा रही है और राजस्थान में इन आंकड़ों के हिसाब से चंबल नदी 322 किलोमीटर बहती है। ठीक है दोस्तों, ओके, ये हो गई लंबाई। ये लंबाई के दोस्तों नवीनतम आंकड़े आपको बहुत परेशान करेंगे, इसलिए राजस्थान की सभी नदियों की जो नवीनतम लंबाई है वो एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूं। जैसे चंबल नदी की लंबाई तो हो गई 1051 किलोमीटर। आपसे पूछ ले बनास नदी की लंबाई बताइए। बनास नदी की लंबाई है दोस्तों 512 किलोमीटर, जो पहले 480 किलोमीटर मानी जाती थी। बनास नदी की लंबाई का पहले पुराना आंकड़ा कितना था भाई? 480 किलोमीटर। वर्तमान में बनास नदी की लंबाई कितनी है? 512 किलोमीटर। यदि आपसे पूछ ले दोस्तों पश्चिमी बनास नदी की लंबाई बताइए। राजस्थान में पश्चिमी बनास नदी की लंबाई 226 किलोमीटर मानी जाती है। बनास अलग है, पश्चिमी बनास अलग है। पश्चिमी बनास डिटेल्स में पढ़ा चुका हूं आपको। यह नया सोनवारा सिरोही से निकलती है और कच्छ के रण में जाके समाप्त होती है। 226 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस पश्चिमी बनास नदी के किनारे आबू शहर स्थित है और गुजरात का डीसा नगर स्थित है। एक तो कुकड़ी और एक सूकली, ये इसकी सहायक नदियां हैं। सूकली पश्चिमी बनास की सहायक नदी है जबकि सूकड़ी लूणी की सहायक नदी है। ठीक है, चंबल की 1051, बनास की 512, पश्चिमी बनास की 226। एक ध्यान रखना दोस्तों घग्गर नदी के बारे में। घग्गर नदी की लंबाई बताइए। घग्गर नदी की लंबाई है दोस्तों 465 किलोमीटर। घग्गर नदी की लंबाई कितनी है भाई? 465 किलोमीटर। एक आपको ध्यान रखना दोस्तों माही नदी की लंबाई। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है। एक ध्यान रखना दोस्तों साबरमती नदी की लंबाई। साबरमती नदी की लंबाई है दोस्तों 416 किलोमीटर। माही नदी की लंबाई राजस्थान में भी ध्यान रखें। माही नदी की लंबाई राजस्थान में है भाई 171 किलोमीटर। माही नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? 171 किलोमीटर। साबरमती का भी ध्यान रखना है। साबरमती की राजस्थान में लंबाई है भाई 45 किलोमीटर। और कौन सी नदी का ध्यान रखोगे आप? साबरमती हो गई, माही हो गई, घग्गर हो गई, पश्चिमी बनास हो गई, बनास हो गई और चंबल हो गई। ये सभी नदियां हैं दोस्तों जिनकी लंबाई आपको ध्यान रखनी है। दोबारा देखिए, नदियों की लंबाई देखिए नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है, जिसमें से राजस्थान में 322 किलोमीटर है। 1051 कुल लंबाई है। बनास नदी की वर्तमान लंबाई 512 किलोमीटर है, पुराने आंकड़ों के हिसाब से 480 किलोमीटर मानी जाती थी। पश्चिमी बनास नदी की लंबाई 226 किलोमीटर है। घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर है। माही नदी की लंबाई 576 किलोमीटर है और राजस्थान में माही नदी की लंबाई 171 किलोमीटर है। साबरमती नदी की कुल लंबाई 416 किलोमीटर है भाई, और साबरमती नदी की राजस्थान में लंबाई है 45 किलोमीटर। तो ये दोस्तों लंबाई से संबंधित सभी प्रकार के आंकड़े हो गए।
अब और देखिए आप भाई, राजस्थान में 6 जिलों से बहती हैं, इतने किलोमीटर लंबी बहती हैं। एक राज्यों का भी ध्यान रखें, यह कितने राज्यों में बहती है? यह 3 राज्यों में बहती है भाई। ये एक तो मध्य प्रदेश में बहती है, एक राजस्थान में बहती है और एक उत्तर प्रदेश में बहती है। यानी कुल मिला के अपन ये कह सकते हैं कि चंबल नदी 3 राज्यों में और राजस्थान के 6 जिलों में बहने वाली नदी है। इसीलिए तो दोस्तों इसे राजस्थान का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र माना जाता है, या अफवाह तंत्र की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी नदी माना जाता है भाई किसे? चंबल को। चंबल नदी के बारे में दोस्तों अगला क्वेश्चन ध्यान रखें। जैसे चंबल नदी के ऊपर हम बात करते हैं दोस्तों जलप्रपात की, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। चंबल नदी के बारे में किसी जलप्रपात की बात करते हैं। जलप्रपात यानी झरने जैसी आकृति होती है। जब नदी का जल दोस्तों चट्टान से झरने के रूप में नीचे गिरता है ना, तो दोस्तों एक जलप्रपात की संरचना बनाता है। किसकी संरचना बनाता है भाई? जलप्रपात की संरचना बनाता है। इसे वाटरफेल भी कह सकते हैं अपन, जलप्रपात। इस चंबल नदी पर दोस्तों राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। राजस्थान के सबसे ऊंचे जलप्रपात का नाम है भाई चूलिया जलप्रपात। क्या नाम है भाई? चूलिया जलप्रपात। और ये राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में भैंसरोडगढ़ स्थान पर है भाई। कहां पर है? भैंसरोडगढ़ स्थान पर। पूछ लिया जाए राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात है। कौन से स्थान पर है? चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर है। या यह भी पूछा जा सकता है चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? इसे चंबल नदी पर है भाई। यहां से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है? यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई बताइए कि ये कितने मीटर ऊंचा है। चूलिया जलप्रपात दोस्तों 18 मीटर ऊंचा है। कितना है भाई? 18 मीटर ऊंचा। दोबारा देखिए आप, जलप्रपात राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है चूलिया जलप्रपात। चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर है, चंबल नदी पर है। इसकी ऊंचाई है 18 मीटर। यह तो हो गया दोस्तों राजस्थान का जलप्रपात। एक दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बताइए। बहुत सारी एग्जाम्स में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई जोग जलप्रपात। क्या नाम है इसका? जोग, या आप इसे दोस्तों गरसोप्पा जलप्रपात भी कह सकते हैं। कौन सा जलप्रपात कह सकते हैं? गरसोप्पा जलप्रपात। जोग जलप्रपात कह दीजिए, गरसोप्पा जलप्रपात कह दीजिए, या दोस्तों इसका लेटेस्ट नाम है महात्मा गांधी जलप्रपात, यानी नवीनतम नाम है इसका महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी, यह भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई। और इसकी ऊंचाई यदि आपसे पूछ ले तो बता देना 255 मीटर ऊंचा है ये। जोग जलप्रपात कितने मीटर ऊंचा है भाई? 255 मीटर ऊंचा। आपसे पूछ ले जोग जलप्रपात भारत के कौन से राज्य में है? यह भारत के कर्नाटक राज्य में है भाई। कौन से राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। और नदी भी पूछ ले, जैसे पूछा था चूलिया जलप्रपात कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर। तो वैसे ही पूछा जा सकता है कि जोग, गरसोप्पा, महात्मा गांधी जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, 255 मीटर ऊंचा यह जलप्रपात है, यह कर्नाटक राज्य में कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों ध्यान रखना यह शरावती नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई सारी एग्जाम्स में यह पूछा गया है कि जोग जलप्रपात कौन सी नदी पर है? शरावती नदी पर। तो राजस्थान का सबसे ऊंचा हो गया, भारत का सबसे ऊंचा हो गया। अब देख लीजिए दोस्तों संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात या विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है दोस्तों साल्टो एंजिल। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है भाई? साल्टो एंजिल कह दीजिए ये, या फिर इसे अकेला एंजिल जलप्रपात बता दीजिए। ये साल्टो एंजिल जलप्रपात दोस्तों 979 मीटर ऊंचा है भाई। ये दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। संसार का सबसे अधिक ऊंचाई वाला जलप्रपात है साल्टो एंजिल जलप्रपात, जो 979 मीटर ऊंचा है। ये साल्टो एंजिल जलप्रपात दोस्तों दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है दोस्तों वेनेजुएला। उस वेनेजुएला देश में स्थित है दोस्तों साल्टो एंजिल जलप्रपात। आपसे इसके बारे में भी पूछा जा सकता है कि ये साल्टो एंजिल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? तो दोस्तों यह केरो नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? केरो नदी पर। दोबारा देखें, सभी प्रकार के जलप्रपात देखिए। क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? चूलिया जलप्रपात। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। कहां है? भैंसरोडगढ़ यानी कि चित्तौड़गढ़ में है। भैंसरोडगढ़ तो जानते हो, चित्तौड़गढ़ जिले का जो खंडित भाग है उसी को भैंसरोडगढ़ कहा जाता है। और यह भैंसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ जिले की मुख्य भूमि से अलग होता है दोस्तों भीलवाड़ा जिले से।
कौन से जिले से? भीलवाड़ा जिले, यानी चित्तौड़गढ़ जिले को खंडित करने वाला जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। चित्तौड़गढ़ जिले के खंडित भाग को क्या कहा जाता है? बेसरोडगढ़ कहा जाता है। यानी चित्तौड़गढ़ जिला जो मुख्य है ना दोस्तों, ये मुख्य तो यहां रह जाता है। फिर यहाँ दोस्तों बीच में एक भीलवाड़ा जिला आ जाता है, राजस्थान का आयताकार जिला आ जाता है। और यहाँ दोस्तों भीलवाड़ा के आगे की ओर एक खंडित अवस्था में चित्तौड़गढ़ जिले का एक छोटा भाग और देखने को मिलता है, उसे ही अपन बेसरोडगढ़ कहते हैं। और इसी स्थान पर दोस्तों ये चंबल नदी चूलिया जलप्रपात का निर्माण करती है। पूछ ले, चूलिया जलप्रपात कितने मीटर ऊंचा है? 18 मीटर ऊंचा है। दूसरा क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात बना बताओ? जोग जलप्रपात है भाई, इसे गरसोपा जलप्रपात भी कहते हैं या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोग जलप्रपात की ऊंचाई 255 मीटर है। यह जलप्रपात भारत के कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। कंटेंट का विशेष ध्यान रखें। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी तीसरा मुख्य जलप्रपात देखिए, सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजल जलप्रपात और ये 979 मीटर ऊंचा है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में है और कैरो नदी पर स्थित है भाई। सभी प्रकार के कंटेंट क्लियर है ना जलप्रपात से संबंधित? ठीक है, लेकिन एक बात का और ध्यान रखें दोस्तों, अभी तक सभी प्रकार के जलप्रपात क्लियर नहीं हुए हैं। राजस्थान में भी यदि और कोई जलप्रपात है तो वो भी मैं आपको सारे जलप्रपात क्लियर करवा देता हूं आज। देखिए दोस्तों, राजस्थान के जलप्रपात, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण जलप्रपात तो आपको यहां बता दिया मैंने, चूलिया जलप्रपात है। इसके अलावा भी दोस्तों अनेक जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे पूछ ले जाए दमोह जलप्रपात, दमोह जलप्रपात राजस्थान के कौन से जिले में है? ये राजस्थान के भाई धौलपुर जिले में है। कौन से जिले में है? धौलपुर जिले में। आपसे पूछ ले राजस्थान में अरना झरना, अरना झरना जलप्रपात कौन से जिले में है? ये दोस्तों राजस्थान के जोधपुर जिले में है अरना झरना जलप्रपात। और दोस्तों यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि दमोह जलप्रपात धौलपुर, अरना झरना जलप्रपात जोधपुर, एक दोस्तों आपसे पूछ ले मेनाल जलप्रपात, मेनाल जलप्रपात मेनाल नदी पर भीलवाड़ा के मेनाल स्थान पर है, यानी ये भीलवाड़ा में हो गया भाई, बिजोलिया के पास में। तो दमोह जलप्रपात धौलपुर, अरना झरना जलप्रपात जोधपुर, मेनाल जलप्रपात भीलवाड़ा, चूलिया जलप्रपात बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़। एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात का ध्यान रखना दोस्तों, भीमताल जलप्रपात। भीमताल जलप्रपात राजस्थान के बूंदी जिले में है भाई। कौन से जिले में है? बूंदी जिले में। और ये मांगली नदी पर है। कौन सी नदी पर है भाई? मांगली नदी पर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे इंपॉर्टेंट जलप्रपात, चूलिया जलप्रपात के बाद में यदि कोई जलप्रपात है तो वह है भीमताल जलप्रपात। भीमताल जलप्रपात राजस्थान के बूंदी जिले में मांगली नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर। एक बार दोबारा देखें, चूलिया जलप्रपात बेसरोडगढ़ चित्तौड़गढ़ में चंबल नदी पर 18 मीटर ऊंचा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत के अंदर सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग गरसोप्पा महात्मा गांधी है, 255 मीटर ऊंचा है, कर्नाटक राज्य में शरावती नदी पर है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजल जलप्रपात है, 979 मीटर ऊंचा है, कैरो नदी पर है, वेनेजुएला देश में है। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात के अलावा ये जलप्रपात भी देखने को मिलते हैं, जैसे धौलपुर में है एक दमोह जलप्रपात। यह क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है कि दमोह जलप्रपात कहां है? धौलपुर में। अरना झरना जलप्रपात कहां है? जोधपुर में। मेनाल जलप्रपात कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीमताल जलप्रपात कहां पर है? बूंदी जिले में है। और ये कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर है। ठीक है दोस्तों, इन जलप्रपातों के अलावा चंबल नदी के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वह है दोस्तों बीहड़ भूमि को लेकर। बीहड़ भूमि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यह भी देखिए, बीहड़ भूमि होती क्या है दोस्तों? ये जो आपकी चंबल नदी है इसके बारे में एक और बिंदु ध्यान रखें, तभी आपके बीहड़ भूमि समझ में ठीक से आएगी। और उस बिंदु का नाम है दोस्तों अवनालिका अपर्दन। अवनालिका अपर्दन। अब सबसे पहले पढ़े आप अपर्दन क्या होता है? अपर्दन होता है दोस्तों मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव। और यह मुख्य रूप से दोस्तों 3 प्रकार से होता है। एक तो होता है दोस्तों पवन अपर्दन, जिसे परतदार अपर्दन भी कह सकते हैं। पवन के साथ मृदा के कणों का उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाना पवन अपर्दन कहलाता है। दूसरा होता है दोस्तों चादरी अपर्दन। चादरी अपर्दन में क्या होता है दोस्तों, जैसे मतलब कि मृदा का एक बड़ा भाग दोस्तों एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवर्तित हो जाए, उसे दोस्तों अपन चादरी अपर्दन कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अपन देख लेते हैं दोस्तों, जैसे निक्षालन की प्रक्रिया हो जाए,
या दोस्तों अपक्षय की प्रक्रिया हो जाए, किसी चट्टान के हिस्से का ढहकर नीचे की ओर टूट जाना और वो दोस्तों जल के साथ बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, तो इसे दोस्तों अपन चादरीय अपर्दन कह सकते हैं। मृदा अपर्दन का जो तीसरा मुख्य कारण है वो है दोस्तों अवनालिका अपर्दन, यानी जल के साथ मृदा का बहकर चला जाना जल अपर्दन कहलाता है। और जो दुनिया का सबसे खतरनाक जल अपर्दन होता है ना, वह दोस्तों अवनालिका अपर्दन ही होता है। इसमें होता क्या है दोस्तों, जब मृदा अपर्दन करती है तो दोस्तों मार्ग में गहरी नालियां बना देती है। क्या बना देती है? गहरी नालियां बना देती है दोस्तों, नलिकाएं बना देती है। इसलिए गहरी नालियों वाले अपर्दन को दोस्तों अवनालिका अपर्दन कहा जाता है। ये जो मृदा अपर्दन होता है दोस्तों, इस मृदा अपर्दन को मृदा का क्षय रोग कहते हैं, या मृदा का टीबी रोग किसे कहा जाता है भाई? मृदा अपर्दन को ही कहा जाता है। और ये मिट्टी की उर्वरता क्षमता की सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों मृदा अपर्दन। ये जो अवनालिका अपर्दन होता है, सबसे ज्यादा भारत में अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी है दोस्तों चंबल नदी। पूरे भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है भाई? ये चंबल नदी है। क्वेश्चन पूछ ले, भारत में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि राजस्थान में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन कहां होता है, तो दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन होता है राजस्थान के कोटा जिले में। चंबल नदी पूरे राजस्थान के इन जिन 6 जिलों में बहती है, इन 6 जिलों में से सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन या सबसे ज्यादा गहरा अपर्दन दोस्तों इसी कोटा जिले में करती है। इसी कोटा जिले में दोस्तों चंबल नदी पर हैंगिंग ब्रिज है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज या जिसे झूलता हुआ पुल कहते हैं, राजस्थान का एकमात्र झूलता हुआ पुल या राजस्थान का एकमात्र हैंगिंग ब्रिज कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है। राजस्थान के कौन से जिले में है? कोटा जिले में। बहुत सारी एग्जाम में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अब तक पता नहीं कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि राजस्थान में हैंगिंग ब्रिज कहां पर है। या तो ये पूछेगा तो कोटा आंसर दे देंगे, या आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि राजस्थान में झूलता हुआ पुल कहां पर है, तो कोटा आंसर हो जाएगा। या क्वेश्चन की प्रकृति बदल के आपसे पूछ लेगा कि राजस्थान में एकमात्र हैंगिंग ब्रिज जो कोटा में है कौन सी नदी पर है भाई? चंबल नदी पर है। यह भी ध्यान रखें, कोटा का भी, कोटा कौन सी नदी पर स्थित है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कोटा राजस्थान में कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर है भाई। कौन सी नदी पर है? चंबल नदी पर बसा हुआ है कोटा शहर। इसी कोटा में झूलता हुआ पुल है जिसे हैंगिंग ब्रिज कहते हैं, इसी चंबल नदी पर। यह चंबल नदी भारत में सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करती है और राजस्थान में चंबल नदी सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन कोटा जिले में करती है भाई। इसी अवनालिका अपर्दन के कारण निर्माण होता है दोस्तों बीहड़ भूमि का, या इसे उत्खात भूमि भी कह सकते हैं। बीहड़ भूमि या उत्खात भूमि क्या होती है? उबड़ खाबड़ जो भूमि होती है दोस्तों, मृदा अपर्दन के कारण जो गहरी नलियां बढ़ जाती है। जब बाढ़ के दौरान तो दोस्तों वहां तक जल पहुंचता है, लेकिन बाढ़ का समय समाप्त हो जाने के बाद नदी अपने मुख्य मार्ग में बहने लग जाती है और जो जिन क्षेत्रों में ये फैली हुई थी वहां से दोस्तों जल बाहर निकल के आ जाता है या वापस नदी की धारा में निकल के आ जाता है। और जो बाहर वाला एरिया होता है दोस्तों, जो मृदा का खाली क्षेत्र हो जाता है, वो गहरी नलिकाओं वाला दोस्तों उबड़ खाबड़ क्षेत्र बन जाता है, जिसे बीहड़ भूमि के नाम से जाना जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले दोस्तों, राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि कौन से जिले में है? राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि दोस्तों सवाई माधोपुर जिले में है। कौन से जिले में है भाई? सवाई माधोपुर जिले में। चंबल नदी सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि कहां बनाती है? सवाई माधोपुर जिले में। लेकिन प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि कौन से जिले में है भाई? धौलपुर जिले में है। इसलिए राजस्थान के धौलपुर जिले को बीहड़ पर्यटन जिला कहा जाता है। पूछ लिया जाए राजस्थान में बीहड़ पर्यटन जिला किसे कहा जाता है भाई? धौलपुर जिले को राजस्थान का बीहड़ पर्यटन जिला कहा जाता है। बीहड़ भूमि का निर्माण कौन सी नदी करती है? चंबल नदी करती है। राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ भूमि कौन से जिले में है? सवाई माधोपुर जिले में है। क्षेत्रफल के आधार पर देखा जाए कि सबसे ज्यादा क्षेत्रफल बीहड़ भूमि का कौन से जिले में बढ़ता है? सवाई माधोपुर जिले में बढ़ता है। लेकिन एक जिले के टोटल क्षेत्रफल के अंदर दोस्तों बीहड़ भूमि का प्रतिशत निकाले
तो प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि धौलपुर में और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर जिले में है। सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन और सबसे ज्यादा उत्खात भूमि दोस्तों राजस्थान के कोटा जिले में है। कोटा राजस्थान का ऐसा जिला है जिसमें एकमात्र हैंगिंग ब्रिज है या झूलता हुआ पुल है। कौन सी नदी पर है भाई? इसी चंबल नदी पर है। आई है बात समझ में दोस्तों। यदि आपको ये महत्वपूर्ण कंटेंट अच्छे लगे हैं तो एक बार ध्यान दें, अपन दोस्तों इनका रिवीजन करते हैं, क्योंकि दोस्तों लगातार ज्यादा पढ़ने की बजाय कम पढ़ें, उपयोगी पढ़े और उसका दोस्तों रिवीजन करके उसको स्थायी बना ले, ताकि एग्जाम में आप भूले ही नहीं। साथ के साथ दोस्तों मेरी आदत है मैं रिवीजन करवाता हूं ताकि स्टूडेंट्स को हमेशा हमेशा के लिए स्थायी याद हो जाए। आ जाइए दोस्तों रिवीजन करते हैं। बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अपवाह तंत्र में बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की हिस्सेदारी राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र में 23% मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों 17% अरब सागर में मानी जाती है और 60% आंतरिक अपवाह तंत्र में मानी जाती है। बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र की जो महत्वपूर्ण नदी है दोस्तों वो चंबल नदी देखते हैं। चंबल नदी राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। चंबल नदी का उद्गम होता है दोस्तों, सबसे पहले चंबल नदी के उपनाम देखें। चंबल नदी को राजस्थान में चर्मणवती नदी कहा जाता है, इसे कामधेनु नदी कहा जाता है या राजस्थान की बारहमासी या नित्यवाही नदी कहते हैं। आप ध्यान रखें चंबल के अलावा माही नदी जो दक्षिणी राजस्थान में बहती है राजस्थान की दूसरी बारहमासी नदी है। यानी राजस्थान में दो नित्यवाही नदियां हैं, दो वर्ष भर बहने वाली नदियां हैं, एक तो चंबल और दूसरी माही। ध्यान रखना दोस्तों कामधेनु चंबल नदी को तो कहते ही हैं। दूसरी राजस्थान में जो राठी नस्ल की गाय पाई जाती है उसे भी राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राठी राजस्थान में सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है जो गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में पाई जाती है। राठी नस्ल की गाय का प्रजनन केंद्र नौहर हनुमानगढ़ में है भाई। आगे देखें चंबल नदी का उद्गम। चंबल नदी का उद्गम दोस्तों विंध्याचल पर्वतों से होता है। विंध्याचल पर्वतों में जिस पहाड़ी से होता है उसका नाम है जाना पाव की पहाड़ी। विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में विशेष ध्यान रखें, यह भारत को दो बराबर भागों में बांटने वाली पर्वत श्रृंखला है। उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है विंध्याचल पर्वतमाला। इसी प्रकार दोस्तों कर्क रेखा भी उत्तरी भारत को दक्षिणी भारत से अलग करती है। जरूर आप ध्यान रखें ये जो आपकी विंध्याचल पर्वतमाला है इसे मुख्य रूप से गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में विंध्याचल कहा जाता है। इसे पश्चिमी बिहार में कैमूर कहा जाता है, पूर्वी मध्य प्रदेश में इसे भानेदर के नाम से जाना जाता है। विंध्याचल पर्वतमाला चूना पत्थर से बनी हुई है और विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सद्भावना चोटी या गॉडविल पीक के नाम से जाना जाता है। तो इन जाना पाव पहाड़ियों से निकलती है ये आपकी चंबल नदी जो मध्य प्रदेश में, यहां से निकलने के बाद में ये राजस्थान में बहती है और बाद में दोस्तों ये उत्तर प्रदेश में चली जाती है। इस प्रकार चंबल नदी 3 राज्यों में बहती है। मध्य प्रदेश से निकलती है, थोड़ी मध्य प्रदेश से बढ़ने के बाद राजस्थान के 6 जिलों में बहती है और ये दोस्तों उत्तर प्रदेश के इटावा में जाके यमुना में मिल जाती है। यमुना का ध्यान रखना, यमुना नदी का उद्गम उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमनद से होता है। यमुना नदी आगे चल के गंगा नदी में मिल जाती है प्रयागराज या इलाहाबाद स्थान पर। यमुना नदी की लंबाई 1375 किलोमीटर है और ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है या भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब आपसे पूछ ले ये जो आपकी चंबल नदी है ये राजस्थान के कितने जिलों में बहती है भाई? 6 जिलों में बहती है। यानी राजस्थान में इसका प्रवाह क्षेत्र देखते हैं। चंबल नदी राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ स्थान से प्रवेश करती है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? 84गढ़ स्थान से। चित्तौड़गढ़ में बहने के बाद में कोटा पहुंचती है, कोटा के बाद में बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर इन तीनों को मिलाकर डांग क्षेत्र कहा जाता है भाई, ठीक है। और इनमें से डांग की रानी दोस्तों करौली को कहा जाता है। कोटा और बूंदी के बीच में सीमा बनाने वाली नदी कौन सी है? या कोटा और बूंदी के सीमा क्षेत्रों में बहने वाली नदी कौन सी है? ये दोस्तों आपकी चंबल नदी ही है। अगला क्वेश्चन देखिए, लंबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि चंबल नदी की लंबाई कितनी है? वर्तमान आंकड़ों के अनुसार चंबल नदी की लंबाई 1051 किलोमीटर है और राजस्थान में 322 किलोमीटर बहती है। ये नवीनतम आंकड़े हैं। पुराने आंकड़ों के हिसाब से चंबल नदी 966 किलोमीटर बहती थी पहले और राजस्थान में पहले इसकी लंबाई थी 135 किलोमीटर। नवीनतम आंकड़ों के हिसाब से राजस्थान की सभी नदियों की लंबाई देखें आप। राजस्थान में बनास नदी की लंबाई 512 किलोमीटर है, पहले यह लंबाई 480 किलोमीटर थी। ये 512 किलोमीटर का नवीनतम आंकड़ा है। पश्चिमी बनास नदी राजस्थान में 226 किलोमीटर बहती है। घग्गर नदी 465 किलोमीटर बहती है। जो माही नदी है दोस्तों ये 576 किलोमीटर बहती है, जिसमें से 171 किलोमीटर राजस्थान में बहती है। और ये जो साबरमती नदी है इसकी लंबाई दोस्तों 416 किलोमीटर है और राजस्थान में साबरमती नदी की लंबाई 45 किलोमीटर है।
अगली बात देखें, इस चंबल नदी पर दोस्तों एक जलप्रपात है जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। चंबल नदी पर राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है भाई चूलिया जलप्रपात, जो इसी चित्तौड़गढ़ जिले के भैंसरोडगढ़ स्थान पर है और इस जलप्रपात की ऊंचाई 18 मीटर है और यह जलप्रपात चंबल नदी पर है। ध्यान रखें, भैंसरोडगढ़ ये चित्तौड़गढ़ का खंडित भाग है और चित्तौड़गढ़ को खंडित भागों में बांटने वाला जिला है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले का आकार है भाई आयताकार जिला है ये। राजस्थान का सबसे ऊंचा ये हो गया। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग, गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 255 मीटर ऊंची है भाई और यह जलप्रपात शरावती नदी पर भारत के कर्नाटक राज्य में है। दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है साल्टो एंजिल, जिसकी ऊंचाई 979 मीटर है और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के वेनेजुएला देश में कैरो नदी पर स्थित है। चूलिया जलप्रपात के अलावा राजस्थान में और भी जलप्रपात आपको देखने को मिल जाएंगे, जैसे दमोह जलप्रपात कहां पर है? धौलपुर जिले में। अरना झरना जलप्रपात कहां पर है? जोधपुर जिले में। मेनाल जलप्रपात कहां पर है? भीलवाड़ा जिले में। और भीमताल जलप्रपात कहां है? ये बूंदी जिले पर है, बूंदी जिले में है और मांगली नदी पर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, भीमताल जलप्रपात कौन सी जिले में है भाई? बूंदी जिले में। या भीमताल जलप्रपात कौन सी नदी पर है? मांगली नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, हैंगिंग ब्रिज, राजस्थान में एकमात्र हैंगिंग ब्रिज या झूलता हुआ पुल कहां पर है? यह राजस्थान के कोटा जिले में है। कौन सी नदी पर है भाई? इसी चंबल नदी पर है। आपसे पूछ ले बीहड़ भूमि या अवनालिका अपर्दन के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। पूछ ले जाए कि सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी कौन सी है? सबसे ज्यादा अवनालिका अपर्दन करने वाली नदी दोस्तों पूरे भारत में चंबल नदी को माना जाता है और राजस्थान में चंबल नदी सर्वाधिक अवनालिका अपर्दन करती है भाई कोटा जिले में। कौन से जिले में? कोटा जिले में करती है। एक बात का जरूर ध्यान रखना दोस्तों, अवनालिका किस प्रकार का अपर्दन है? जल अपर्दन है, वायु अपर्दन है, किस प्रकार का है? तो दोस्तों ये जल अपर्दन का उदाहरण है। एक बीहड़ भूमि का ध्यान रखना दोस्तों, इस अवनालिका अपर्दन के कारण जो उबड़ खाबड़ भूमि बढ़ जाती है उसी को दोस्तों बीहड़ भूमि कहा जाता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि सवाई माधोपुर जिले में है, जबकि प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा बीहड़ भूमि धौलपुर जिले में है। इसीलिए धौलपुर जिले को राजस्थान का बीहड़ पर्यटन जिला भी कहा जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने आपको राजस्थान में बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र में बहने वाली चंबल नदी के बारे में विस्तार से समझाया है। दोस्तों चंबल नदी के बारे में और भी बहुत सारी डिटेल्स अभी तक बच गई है, जिसके बारे में अपन अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। दोस्तों यदि आपको ये कंटेंट आपके लिए महत्वपूर्ण लगते हैं या आपके लिए दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण लगते हैं या उपयोगी लगते हैं, तो दोस्तों अपने YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलते हैं अपने इसी YouTube चैनल पे एनसीबी एजुकेशन हब पर। धन्यवाद। राम राम साहब।